गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है और हम प्रस्तुत हैं निबंध की श्रृंखला में, जिसकी शुरुआत ए के राय सर ने की। निबंध कैसे लिखा जाता है और एक साहित्यिक निबंध को उन्होंने डील किया। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एक समसामयिक जो निबंध है कोरोना क्राइसिस पे। जो पैटर्न है वो राय सर का ही है। निबंध वास्तव में वैसे लिखा ही जाता है। दरअसल जब कभी भी हम लोग निबंध लेखन लिखते हैं तो ये सोचते ही नहीं हैं कि क्या यह भी एक बिंदु होना चाहिए कि निबंध कैसे लिखा जाए। तो इसके तकनीकी पक्षों पर निश्चित रूप से राय सर ने बहुत विस्तृत चर्चा की है और आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। फिर भी अगर हम अपने अनुभव की बात कहें कि निबंध लेखन में जो उस पूरे लेक्चर का जो निचोड़ था वो किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने लायक है, या निबंध के कौन कौन से बिंदु पे आप ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से जो व्यक्तित्व का स्कैनर आपका है वो है ही। हम लोग देखिए किन बिंदुओं पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो निश्चित रूप से निबंध में उस विषय के प्रति अंतर्क्रिया है। उस विषय के प्रति व्यक्ति की अंतर्क्रिया है। आप देखते हैं ना, कोई भी घटना हो जाए, कोई भी समसामयिक परिदृश्य हो, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से उसको इंटरेक्ट करते हैं। कोई उसी को सोच करके बहुत दुखी हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। कोई उसी को सोच करके सोचता है कि अरे नहीं, ये तो बहुत बढ़िया, ये मतलब ये एक चुनौती है और इसमें हमको अपने स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण करना होगा। कोई दूसरे तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। इसीलिए एक निबंध को कई तरीके से लिखा जा सकता है। बस देखना यह है कि आपका इंटरेक्शन उस विषय के साथ कैसे हुआ और कितना गहरा हुआ। और यही वजह है कि लोग निबंध को व्यक्तित्व का स्कैनर कहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक विषय से अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है, राइट। और यही वजह है कि निबंध का दूसरा जो एक सबसे पहलू होता है वो होता है मौलिकता का। कई बार आप लोग सोचते हैं, आप लोगों की जो प्रवृत्ति रहती है वो मैं बताऊं, आप लोग सोचते हैं कि सर आएँ, भूमिका लिखा दें, कंटेंट का बिंदु लिखा दें, उपसंहार लिखा दें और हूबहू टकाटक फंस जाए और ले जा करके हम पेस्ट कर दें। वास्तव में कभी ऐसा आए और आप कभी ऐसा पेस्ट करके देखिएगा तो चूंकि एक टीचर के भाई 100 लोग स्टूडेंट हैं, 10 लोग उसी तरह से अगर चिपका के चले आएँ तो निश्चित रूप से एक दिमाग में आता है एग्जामिनर के कि लग रहा है कि कहीं न कहीं से फंस गया है और उसी को लड़के बार बार लिख रहे हैं। नहीं, ठीक है, अच्छी चीज़ें, सुबरन की चोरी करत कवि व्यभिचारी चोर। तो व्यभिचारी और चोर तो है नहीं, कवि हैं, लेखन का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अच्छी चीज़ों को उठाइए, लेकिन जो उनके प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है वो निश्चित रूप से आपका अपना खुद होना चाहिए। और इसीलिए मौलिकता जो है ज़रूर इसमें रहनी चाहिए। तीसरी चीज़, आकर्षक शुरुआत। जो भूमिका है वो आकर्षक हो, यानी आपने शुरुआती 8-10 लाइनें ऐसे लिख दी कि एग्जामिनर पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, आगे आप उसमें बांध लें। हाँ, भूमिका ऐसी भी ना हो, सर ने बहुत विस्तृत चर्चा किया है, केवल हम आपको रिमाइंडर लगा रहे हैं और फिर सीधे अपने टॉपिक पे आएंगे कि कैसे भूमिका लिखी जाए, है ना। आकर्षक हो, विषय से संबंधित हो। आगे चल कर के अगर आप देखेंगे कि क्या कहते हैं कि जो आपने भूमिका बंधाई है उससे संबंधित जो आयाम हो उससे अंतर संबंधित हो, इंटर रिलेटेड हो, तो निश्चित रूप से आकर्षक शुरुआत एक बहुत बड़ा पार्ट होती है। दूसरी चीज़, जब हम इसकी आकर्षक शुरुआत कर लिया तो निश्चित रूप से निबंध का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, वो होता है आपका विस्तार का बिंदु। और विस्तार में आप विभिन्न आयामों को खोजते हैं। सर ने जो 6 ककार बताए हैं उसके हिसाब से, या इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, है ना, विभिन्न आयामों को आप खोजेंगे। और याद रखिएगा, जब आप इन विस्तार को करते हैं तो निश्चित रूप से अगला जो पॉइंट होना चाहिए, अगर हम इसको 1 2
नंबरिंग कर रहे हैं समझने के लिए, तो निश्चित रूप से जो आयाम आप जोड़ रहे हैं उसमें अंतर संबद्धता होनी चाहिए, एक पैरा से दूसरा पैरा। और पैरा ही क्यों, इंटरकनेक्टिविटी, अंतर संबद्धता, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और पैरा ही क्यों, वास्तव में हर दूसरी लाइन पहली लाइन से संबंधित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तीतर और बटेर जोड़ करके इतना बड़ा सा लिख दिए तो वो अच्छा निबंध नहीं माना जाता है, राइट। तो अंतर संबद्धता हो, अंतर संबद्धता के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो भाषा का प्रवाह हो, त्रुटिगत ना हो, एक फ्लो में हो, एक प्रवाह हो। जैसे लग रहा है कि जैसे नदी का पानी जो है वो कलकल करता हुआ बह रहा है, उसी तरह से आप एक विषय से दूसरे विषय में, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को इंटररिलेट करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो निबंध के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, आपको वहाँ से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। भाषा को जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जाहिर सी बात है उपसंहार, और उपसंहार हमेशा निश्चित रूप से प्रभावी हो, इफेक्टिव हो। मालूम हुआ कि आप इन सारी चर्चाओं का निष्कर्ष लिखने जा रहे हैं और उसी निष्कर्ष में ही कंफ्यूज्ड हैं, तो निश्चित रूप से निबंध को एक अंतिम दिशा, एक क्या कहते हैं कि अंत में एक प्रभावी अंत देना चाहिए, निष्कर्ष देना चाहिए। और वो प्रभावी जो निष्कर्ष साथ ही साथ सकारात्मक हो, है ना। ऐसा ना हो, ऐसा निष्कर्ष आप ना दें कि जो बहुत विवादित हो, जिस पे आम सहमति ना हो। तो निश्चित रूप से भविष्योन्मुखी हो, आशावादी हो, ये बहुत तरीके हो सकते हैं प्रभावोत्पादकता के, सारी चीज़ों का निचोड़ हो एक तरह से। और कई बार लड़के क्या करते हैं कि निचोड़ के चर्चा में वो पुरानी जो ऊपर बातें लिखते हैं उसी को रिपीट करने लगते हैं। तो निश्चित रूप से भाषा का दोहराव ना हो। बाकी राय सर ने मेथोडोलॉजी के चक्कर पे के संदर्भ में निबंध के एक एक अंग पर बहुत विस्तृत चर्चा की है। तो ये हमने आपको फार्मुलेट किया कि निबंध से पहले ये हो। और हमेशा जो पूर्व लेखन की बात करते हैं कि आपके पास अगर 3 निबंध लिखने का ऑप्शन है तो आपको ये सोचना चाहिए, या 2 निबंध आपको लिखना है, टाइम मैनेज कर लीजिए, 10 से 15 मिनट में फ्रेमिंग कर लीजिए इसके हिसाब से। और उसके बाद जब आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर करेंगे, राइट। पुनरीक्षण का भी काम करना चाहिए, जैसा कि सारी बातें हो चुकी हैं। तो आज का जो हम लोग टॉपिक रखे हैं वो रखे हैं, आइए हम लोग चर्चा करें। वो टॉपिक है कोरोना संकट, चुनौतियां एवं विकल्प, राइट। पिछले से 7-8 महीने से जो पूरा विश्व है वो आप देख रहे हैं कि कोरोना क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। ये 2 जगह आपके आ सकता है, एक तो जो आपदा प्रबंधन है, मैनेजमेंट क्राइसिस है, वहाँ पे भी आ सकता है, और बाकी जो करंट के जो टॉपिक्स हैं वहाँ से भी आ सकता है, राइट। और ये एक बहुत बड़ा विस्तृत परिप्रेक्ष्य है इसका। तो हम लोग देखिए कि कैसे इस निबंध को डील करेंगे। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो आप लोग कोरोना से खूब अच्छे ढंग से परिचित ही हैं। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे, और आज की क्लास में हम आपको दिखाएंगे भूमिका। हम आपको 2 तरीके बताएंगे, आप चाहें तो 2 से अधिक भी तरीके लिख सकते हैं। हम आपको सिर्फ 2 तरीका इसलिए बताएंगे कि आप जाने कि हाँ, एक ही विषय को प्रस्तुत करने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात है, इसका दूसरा जो अंग होगा वो उत्पत्ति प्रसार से होगा, है ना। और आप ये कह सकते हैं कि कुछ हम पुराने संदर्भ भी, पुराने महामारियों के संदर्भ भी, महामारियों का संदर्भ भी देखेंगे। क्योंकि अगर हम इस तरह से जानते हैं तो पुराना अनुभव हमसे क्या हो सकता है कि पुराना अनुभव काम आ सकता है, राइट। और आप जानते हैं कि इस पूरे निबंध को अगर आप देखिए, टॉपिक को देखिए, तो 2 पार्ट में है। एक कोरोना क्राइसिस है, चुनौतियां एवं विकल्प। चुनौतियां या रणनीति, केवल चुनौतियों पे आ सकता है, केवल रणनीति पे आ सकता है, केवल रणनीति के किसी एक सेगमेंट पे भी आ सकता है, राइट। तो फिलहाल हम लोग उत्पत्ति, प्रसार, पुराने महामारियों का संदर्भ भी देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो चुनौतियां आईं वो किस स्तर पे आईं।
अब जाहिर सी बात है, देखिए, जब सरकार के सामने चुनौती आएगी तो किस पे आएगी? सबसे पहले वो अर्थव्यवस्था की तरफ से आएगी। तो अगर आपने कॉपी किताब लेख लिख करके पढ़ा हुआ है तो आप भी सोचेंगे कि अरे सर, आर्थिक इकोनॉमिक क्राइसिस पे तो बहुत सारा मटेरियल हमारे पास है, लाइए उसको प्रस्तुत कर दें। क्या आपके सामने कोरोना क्राइसिस जब आई तो क्या आप आर्थिक चुनौती को ही सबसे पहले देखें? आपका ये इंटरेक्शन पे डिपेंडेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपको लगा हो कि नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक मैनेजमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन शुरुआती जो फर्स्ट इंटरेक्शन होगा वो जाहिर सी बात है क्या होगा? सामाजिक स्तर पर होगा। इसको भी हम देखिए डिवाइड कर लेते हैं, और ये रूपरेखा जब डिवाइड रहती है ना तो आसान हो जाता है सोचने के लिए। एक एक सेक्शन पे हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि सामाजिक क्षेत्र में क्या चुनौतियां आई, वैश्विक हो, भारतीय संदर्भ हो, उसको हम लोग कैसे प्रस्तुत करेंगे। सामाजिक स्तर पे आई, आर्थिक स्तर पर आई, इकोनॉमिक स्टेटस पे, आर्थिक स्तर पे कैसे चुनौतियां आ रही हैं, राजनीतिक स्तर पे क्या आई, राजनीतिक आई, जाहिर सी बात है आप सामाजिक ऑब्लिक सांस्कृतिक भी कह सकते हैं, राइट। तो ये आपकी रही चुनौतियां रही। जाहिर सी बात है इसके विरुद्ध या इन चुनौतियों से का सामना करने के लिए विभिन्न स्तर पर रणनीति अपनाई गई, वैश्विक स्तर पर भी अपनाई गई। आइए देखते हैं रणनीतियां, स्ट्रेटजीज या विकल्प। जब हम रणनीतियां देखें तो इन चारों स्तर पर जाहिर सी बात है, चूंकि समाज और अर्थव्यवस्था और परिस्थितियों का जो क्या कहते हैं कि अलग अलग संदर्भ रहा है। जाहिर सी बात है, यूरोपीय समाज की स्थिति को देखें, भारतीय समाज की स्थिति को देखें तो जाहिर सी बात है बहुत सारे अंतर हैं। अलग अलग सरकारों की रणनीतियां अलग हुई हैं, तो निश्चित रूप से इन रणनीतियों पर हम लोग मोटे तौर पर देखेंगे। पहली चीज़ तो हम खास करके जो अमेरिका है या अमेरिकी रूस में जो रणनीति आई, या जो चीन में रणनीति आई, चीन कह रहे हैं सॉरी, चीन को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन चीन ने सारी चीज़ों को इतना दबा के रखा कि उसकी रणनीति पर चर्चा करना बहुत मुश्किल है। अमेरिका का, रूस का है, भारत का है ना। ऐसे आप कुछ रणनीतियों की, वैश्विक रणनीतियों की चर्चा कर लेंगे। क्लियर है? और जाहिर सी बात है ये रणनीति सोशल लेवल पे क्या आ रही है, आर्थिक लेवल पे क्या हुई, राजनीतिक स्तर पर क्या हुई, इस पे हम चर्चा करेंगे। यानी सोशल, राजनीतिक, और इसी संदर्भ में जहाँ चुनौतियाँ हैं उन पे आप ये कह सकते हैं कि आर्थिक मोर्चे पे भी चर्चा करेंगे और राजनीतिक स्तर पर भी देखेंगे राजनीतिक विकल्प क्या दिख रहा है, राइट, श्योर। और भारतीय संदर्भ में तो जरूर देखेंगे, क्योंकि भारतीय संदर्भ पे आप लोग रणनीतियों के मामले में, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट रहा है कि कई बार आप लोग सही रणनीति पर पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस रणनीति को एक प्रशासकीय अधिकारी के दृष्टिकोण से आप कैसे इसको देखते हैं उसको देखेंगे। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इन रणनीतियों का, जो भी रणनीतियाँ अपनाई गई, इसका परिणाम क्या है और आगे की राह क्या है। परिणाम क्या है, आगे की राह क्या है। देखिए, अगर हम लोग निबंध को डिस्कस कर रहे हैं तो याद रखिए यह संभव है कि आपको ये टोटल जो सेगमेंट है वो 800 शब्दों में दिखाई दे या 1000 शब्दों में दिखाई दे कि सर आपने तो जब चर्चा किया वो 1000 शब्दों में भी नहीं आ रहा है, 1200 में भी नहीं आ रहा है। परेशान ना हो, एक एक सेगमेंट को हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यह भी हो सकता है कि आपसे ये पूछ दिया जाए कि कोरोना जो रणनीति थी या भारतीय संदर्भ में कोरोना से निपटने की रणनीति, तब तो ये आपका पूरा का पूरा चला गया, थोड़ी सी चुनौतियां करके केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य को ही लिखना हो जाएगा, है ना। तो हम विस्तृत परिचर्चा इसलिए भी करते हैं कि आप उस संबंध में, उस टॉपिक के संदर्भ में क्या हो जाएं, विधिवत रूप से जान जाएं। तो जैसा भी प्रश्न रहेगा, जैसा भी टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक के अनुरूप उस निबंध को आप लोग डील कर ले जाएंगे। श्योर। तो ये फ्रेम आपके अंदर दिमाग में बैठ गई, राइट। उत्पत्ति, प्रसार, पुराने महामारियों का संदर्भ है, क्या है, कैसे है, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं
भूमिका के सेगमेंट पे कि कोरोना की भूमिका को कैसे लिख सकते हैं, राइट। जाहिर सी बात है, कई बार निबंध जो लेखन है, इंटरेक्शन का जो लेखन है, वो क्या होता है कि आप भाषागत स्तर पे देखिए तो आप कविताओं से लिखना शुरू करते हैं। देखिए, कई बार कविताएं आपकी अपनी भी हो सकती हैं, बशर्ते वो आपका जो लिखने का वो मयार हो, वो क्वालिटी हो कि आप अपनी बातों को कह सकें, है ना। सब लोग कविता तो लिख नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है लिख तो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए लिखते नहीं है, रुचि नहीं है, तुरंत अब ऐसा थोड़ी है कि सब लोग छोड़ करके कविता ही लिखने लगेंगे। आप कहीं से ले भी सकते हैं, राइट। यहाँ हमने आपको एक छोटी 2 तरीके से हमने भूमिका लिखने सोचना बताया। एक हम आपको एक कविता के माध्यम से कैसे शुरुआत की जा सकती है, और दूसरा एक जो परिदृश्य है, एक विचार है ना, उससे भी लिखी जा सकती है। तो जो भी अच्छी लगे आप लिख सकते हैं। और तीसरी भूमिका के लिए भी आपके पास स्थान ज़्यादा है। आप लोग चाहें तो आपकी भूमिकाओं का, आपके लेखों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आप देखेंगे, हम उस पर रिमार्क लगा करके ज़रूर भेजेंगे, राइट। तो आप चाहें तो जो एकेडमी का नंबर है आपको मिल जाएगा, आप चैनल पे जा कर के देखेंगे कि डिस्क्रिप्शंस पे, तो वहाँ आपको, आप चाहें तो वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं, तो हम उसका मूल्यांकन भी करेंगे, राइट। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे भूमिका को लिख सकते हैं। देखो, एक कविता छोटी सी है, आप चाहो तो देखोगे तो 40-50 शब्द के अंदर ही है, यहीं से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जब आप ऐसे लिखेंगे तो इसके बाद अगला लाइन कैसे होगा, अगला पैराग्राफ कैसे होगा, उस पैराग्राफ को समझने की ज़रूरत है। जैसे इस कविता को देखिए, न जाने कैसी चली बयार, अचानक बंद हुए सब द्वार। एकदम संवेदना से जुड़ी हुई है कि ग्लोबलाइजेशन के जो दौर में, कनेक्टिविटी की दौर में, अब हर चीज को बंद करने की बात हुई, लॉकडाउन की बात हुई कि घरों में बंद हो जाइए, सब जगह बंद हो जाइए, राइट। तो न जाने कैसी चली बयार, अचानक बंद हुए सब द्वार, परिस्थिति विकट हुई प्रतिकूल, वाटिका में मुरझाए फूल, सूख कर झरा सरस मकरंद, गमकती गंध हुई अनुदार, न जाने कैसी चली बयार, अचानक बंद हुए सब द्वार। इसकी 3-4 लाइनें हैं, और भी हैं, लेकिन इतना लंबा नहीं लिखना है। मेन कनेक्शन हमने आपको कोरोना जनित जो बाद के परिवेश से इंटरैक्ट हमने जो किया, जो भागती हुई दुनिया से इंटरैक्ट हमने किया और सब कुछ बंद करने की बात हुई, तो सच पूछिए व्यक्ति हड़बड़ा सा गया था, है ना। वो ये सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसका जो इंटरैक्शन है वो भाव देखा। और उसके बाद सामाजिक स्तर पे हमने एक बंद यहाँ पे लिखा कि रिस गया संबंधों से नेह, रिस गया संबंधों से नेह। भारतीय परिप्रेक्ष्य की में ये विशेष बात को समझिएगा, आपके लाख परिवार में, आपके वातावरण में, आपके संबंधियों में लाख समस्याएं होती थीं, लाख मनमुटाव हुआ करते थे, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति समस्या में होता था तो क्या होता था, लोग यही सोचते थे, पड़ोसी भी यही सोचता था कि चलो हम लोग कंपटीशन बाद में करेंगे, ले आओ पहला काम ये करते हैं कि देखा जाए कि क्या मदद करना है। लेकिन कोरोना क्राइसिस की स्थिति, कंडीशन क्या हो गई, कोरोना क्राइसिस की कंडीशन ये है कि क्या है, रिस गया संबंधों से नेह हो गया। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम जाएं वहां की ना जाएं। रिस गया संबंधों से नेह, परस्पर गहर आया संदेह, दिलों में जमी जा रही बर्फ, दिमागों में सुलगे अंगार, न जाने कैसी चली बयार, है ना। बंद, अचानक बंद हुए सब द्वार। तो ये कोरोना जनित जो परिदृश्य था, है ना, आप यहीं से उठा करके लिख सकते हैं कि वुहान से उपजे कोरोना वायरस ने शीघ्र ही वह स्थिति ला दी, या कोरोना वायरस से उपजे हुए जो परिस्थिति है को बयां करते हुए यह कविता कोरोना के प्रभाव को दिखाती है ना। वहीं से जोड़ते हुए उसके उत्पत्ति और प्रसार और प्रकृति और परिणाम और चुनौतियों के संदर्भ में देख लेंगे। एक तरीका ये हो सकता है, हम चाहें तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, श्योर। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को लिखें, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो आधा ही लिख सकते हैं, आप चाहें तो कोई नई कविता लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। एक दूसरा परिदृश्य सोचिए, जो मैंने चूँकि इतिहास का अध्यापक रहा हूँ और बच्चों को इतिहास पढ़ाता भी रहा हूँ,
तो मैं अगर इसको दूसरे ढंग से अगर लिखने की बात करूं तो निश्चित रूप से आज आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय की जो चुनौतियां दिख रही हैं, जो क्या कहते हैं कि जो वर्तमान कोरोना का जो समय दिख रहा है, अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में यानी 1945 के पश्चात विश्व जिस मुहाने पे खड़ा था, आज वही हमको आज वैसा ही परिदृश्य दिखाई देता है। तो थोड़ा सा ऐतिहासिकता लिए हुए और थोड़ा एक नया संदर्भ आपने दिया कि लोग जरूर आकर्षित होंगे कि यार सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ये कोरोना को कैसे जोड़ रहा है। तो कैसे आपको बताऊं, आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत व्यापक जनधन की हानि हुई थी। आप कोरोना में भी देख रहे हैं व्यापक जनधन हानि हुई थी, राइट, हुई ही है, राइट। सभी द्वितीय विश्व युद्ध ने लगभग सभी महाद्वीपों को कवर अप किया, कोरोना वायरस ने भी कवर किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये क्लियर नहीं हो रहा था कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, राजनीतिक स्थिति कैसी होगी, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति कैसी होगी। कोरोना के बाद वही अनिश्चितता एक बार फिर से दिखाई दे रही है। यह समझ में नहीं आ रहा था कि आने वाला समय अमेरिका लीड करेगा कि रूस लीड करेगा कि कोई नया विकल्प होगा। निश्चित रूप से कोरोना के जो परिप्रेक्ष्य है, जो चुनौतियां हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार से हमें दिखाई देती हैं, राइट। तो एक नया सोचने का तरीका है। वही तो मैं कह रहा हूं कि हाउ आप कैसे विषय से इंटरेक्ट हुए इस पे डिपेंड करता है। तो दो तरीका हुआ, एक तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, जितने भी तरीके से। यानी अगर वास्तव में जब हमने कहा ना, राय सर ने आपको हिंट भी किया था कि बहुत जल्द ही हम लोग एक प्लान बनाएंगे। अभी तो एकेडमी की शुरुआत ही 1 से 2 महीने हुई, तो हम लोग जब निबंध की एक व्यापक कार्यशाला बताएंगे तो एक एक निबंध पे 2-2 3-3 दिन चर्चा होगी, है ना। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, अच्छा, निबंध की तैयारी ऐसे की जा सकती है। शॉर्ट टाइम में एट द टाइम हम लोग कुछ निबंधों पे चर्चा कर रहे हैं और बहुत गंभीरता के साथ कर रहे हैं। इसी तरह से इसीलिए हमने कई पैनल लाए हैं, कई लोगों को लाए हैं, और भी कुछ लोगों को जोड़ देंगे। जितने ऐड में हैं उतने ही नहीं है, कुछ और भी जुड़ जाएंगे और आप देखेंगे कि सबके विचारों को इंटरकनेक्ट करेंगे तो आपको निबंध बहुत बढ़िया ढंग से आएगा, राइट। और वैसे भी हम आपको बताएं, हम हमेशा अपने बच्चों को कहते रहे हैं कि जैसे एक गुरियों की माला होती है, जैसे रुद्राक्ष की माला होती है, जैसे मोतियां होती हैं, उन मोतियों को आप क्या करते हैं, एक धागे में पिरो करके एक बढ़िया सी माला बना लेते हैं। उसी तरह से निबंध के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशंस एक दूसरे से मिल करके इंटरकनेक्ट होकर के एक बेहतर निबंध आपको दे सकते हैं। तो 2 तरीके हमने आपको भूमिका पे बताई। अब आपको एक एक चीज उठा करके देख लेना चाहिए कि जो क्या कहते हैं कि कोरोना जो वायरस आया, वास्तव में कोई ऐसा नहीं है कि यह कोई पहले नई महामारी है ना। अब आइए हम लोग एक एक सेगमेंट को डिस्कस करते हैं। भूमिका डिस्कस कर लिए, आइए हम देखते हैं महामारियों का, जो महामारियों के बारे में आपको बता रहा हूं। जाहिर सी बात है, एपिडेमिक्स, महामारियां जो हैं, कि ऐसा नहीं है जब से मानव सभ्यता विकसित हुई, आप देखेंगे समय समय पर महामारियों का सामना करना पड़ा। कभी प्लेग हो तो कभी स्पेनिश फ्लू हो तो कभी कुछ हो, राइट। तो और इन महामारियों से हमने हमेशा संघर्ष करके उन पर विजय प्राप्त किया है। तो एक थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा कि अच्छा ठीक है, महामारियां आई तो निश्चित रूप से ये महामारियों पर अंततः हमने क्या किया, उस पर नियंत्रण किया या उस पर किया। जैसे आपको कुछ महामारियों की बात हल्की सी चर्चा कर देने, एक एक लाइन 2-2 लाइन जगह मिलेगा, क्योंकि समय और शब्द और समय प्रबंधन दोनों आपको करना है। फिर भी आप इस बिंदु को लिखेंगे कि विश्व से, यानी जब हम विश्व समाज की बात करते हैं, मानव प्रजाति जाति की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से समय समय से महामारियों से सामना हुआ है। जैसे कभी प्लेग हुआ, कभी स्पेनिश फ्लू हुआ, कभी क्या कहते हैं कि मैड काउ डिजीज हुआ, तो कभी क्या कहते हैं कि सार्स हुआ। बहुत सारी ऐसी महामारियां आपने देखा है, एबोला वायरस से और किससे 1-2 नाम ले लीजिए, पूरा साइंस का बायोलॉजी का पेपर न बना दीजिएगा, कि समय समय पर महामारियां होती रही हैं। और एक
जो अगर डेमोग्राफिक एनालिसिस किया जाए तो माना यह जाता है कि लगभग प्रत्येक 100 वर्षों पे एक महामारी ऐसी आई जिसने विश्व को गंभीरता से प्रभावित किया। आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे 1918-19 में एक फ्लू आया, स्पेनिश फ्लू आया और स्पेनिश फ्लू जो था वो 1918-19 में लगभग 500 मिलियन, इंग्लिश में नहीं लिखना चाहिए लेकिन फिलहाल आप लिख दीजिएगा ऐसे, 500 मिलियन लोगों को प्रभावित किया और माना यह गया कि 50 मिलियन लोग इसमें काल के गाल में समा गए। राइट, स्पेनिश फ्लू था। राइट, और निश्चित रूप से आप चाहें तो आज का भी अगर डेमोग्राफिक उस समय जो डेमोग्राफी देखेंगे तो लगभग आप ये था क्या कहते हैं कि 16%, 33% जो स्पेनिश फ्लू से लोग प्रभावित लोग थे वो ऑलमोस्ट 33% ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या के 33% लोग प्रभावित थे। और अभी जो कोरोना का मीटर चल रहा है वो लगभग 59.8 मिलियन है और आप मान सकते हैं मोटे तौर पर 8 से 9% या 10% लोग जो है क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। राइट, अब थोड़े से इसके तकनीकी स्वरूप पे भी जानते रहिए। जो वायरस हैं मुख्यतः जो कोरोना है वो क्या है, एक आरएनए वायरस है। याद रखिएगा क्यों महामारी कैसे बदली एपिडेमिक्स में। वास्तव में जो कोरोना है वो एक आरएनए वायरस है। आरएनए और डीएनए वायरस होता है, यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी लिख देंगे एक लाइन में तो समझ में आएगा। आरएनए वायरस है और इसकी जो गुणात्मक क्षमता होती है, मल्टीप्लिकेटिव जो कैपेसिटी होती है, गुणात्मक क्षमता बहुत अधिक होती है, डीएनए की तुलना में बहुत अधिक होती है। यानी जैसे ही यह वायरस किसी ह्यूमन बीइंग या प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है तो इसकी जो गति होती है, रिप्रोडक्शन की जो गति होती है, मल्टीप्लिकेशन की जो गति होती है वो बहुत तीव्र होती है। राइट, और इसीलिए इसके जो क्या कहते हैं कि जो फैलने की जो गति है वो काफ़ी तीव्र रहती है। श्योर, अब आपको बताऊं, कुछ चीज़ों को जानते भी रहिए, लिखने की ज़रूरत पड़े विषय के हिसाब से तो आप जानते रहिए कि सामान्य लक्षण क्या है, तकनीकी लक्षण में क्या है। जाहिर सी बात है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड को क्या कहेंगे, फिलहाल तो ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते रहिए। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है, इंक्यूबेशन अवधि खूब लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तकनीकी शब्दों को सिंगल इन्वर्टेड कामा में अगर आप लिख लेते हैं तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर जान जाएगा। बस ऐसे शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा ना हो, 1 2 3 4 जो तकनीकी शब्द हैं आप लिख सकते हैं। इंक्यूबेशन अवधि जो है 5 से लेकर के 6 दिनों तक है, 5 से लेकर के 14 दिनों तक। यानी किसी को 5 दिन में पता चलेगा, किसी को 6 दिन में पता चलेगा, किसी को तीसरे चौथे दिन में होगा, लेकिन माना यह जाता है कि 5 से 14 दिनों का है। इसीलिए जो लोग भी इंट्रैक्टेड होते हैं, जो लोग, वो यही कहते हैं कि कम से कम पिछले 10 दिनों में जो लोग हमारे संपर्क में आए हों वो देख लें कि इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। क्या लक्षण हैं, सामान्यतः आप जानते हैं कि जो लक्षण हैं इसके, सर्दी जुकाम फ्लू के जो सामान्य लक्षण हैं, और बुखार है, और अगले चरण पे थ्रोट इन्फेक्शन है। ये लक्षण आप जानेंगे तो आगे चल कर के जो बचाव की रणनीतियां हैं उसे भी आप बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। तो निश्चित रूप से सांस में परेशानी, सर्दी जुकाम है ना, बदन दर्द, बुखार, ये सारे जो लक्षण हैं, और लास्ट जो सेकंड स्टेज आता है वो क्या होता है, वो निश्चित रूप से सांस लेने में थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये इसके कोरोना वायरस के कुछ लक्षण हैं। कैसे फैलते हैं आप जानते ही हैं कि जो संक्रमित रोगी है उसके संपर्क में आने से, खास करके चूँकि ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है तो जो छींक है या उससे फैलने के चांसेस हैं। राइट, तो ये सब कोरोना वायरस से की उत्पत्ति से संबंधित हो गया, प्रकृति से संबंधित हो गया। और आप जानते रहिए
कि वुहान प्रांत से शुरू होकर के बहुत जल्दी जो प्रभावित होने वाले राज्य हैं, यानी ये कोरोना वायरस की आपके पास प्रकृति हो गई, हमने आपको लक्षण बता दिया। अब आपको चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं वो कौन कौन से देश हैं। जाहिर सी बात है अमेरिका है, भारत खुद 7वें स्थान पे आ गया है, तो अमेरिका है, ब्राज़ील है। एकदम लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्रम लिखें, कोई पीटी का अंतर नहीं लिख रहे हैं, बस आप मोटी तौर पे लिख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे राज्य हैं, अमेरिका हैं, ब्राज़ील हैं, स्पेन है, ब्रिटेन है, रूस है, जर्मनी, भारत, है ना। ये कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो कि गंभीरता से प्रभावित हैं, और विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है, ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कोरोना वायरस से प्रभावित लोग आपको ना मिल जाएं। ठीक है, तो आपने उत्पत्ति देखा और प्रसार देखा, इसकी प्रकृति देखा। जहां आवश्यक होगा, ये बात इसलिए जानने की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि आप इसे लिखें, आप इसे 2 लाइन में भी निपटा सकते हैं, और अगर जरूरत रही, निबंध की डिमांड रही, तो आप उसे भी कर सकते हैं। राइट, तो ये आपका थोड़ा सा विषय प्रवेश हुआ, कोरोना क्या है, क्या प्रकृति है उसकी, क्या उसके लक्षण है। वास्तव में कोरोना काल ने जो विशेष रूप से अगर आप देखें कि जो चुनौतियां प्रस्तुत किया है, कोरोना से क्या चुनौती आपको दिखाई दिया, क्लियर है। तो पहली जो चुनौतियां, क्योंकि हमारा जो रिक्वेस्ट जो निबंध है वो ये है कि कोरोना से जो उत्पन्न जो चुनौतियां हैं और उसके क्या विकल्प हैं। तो जो नेक्स्ट 150 वर्ड्स हम लोग लिखने जा रहे हैं वो किससे लिखने जा रहे हैं, कोरोना से जनित जो है चुनौतियों की चर्चा करने जा रहे हैं। चैलेंजेस क्या हैं, और चुनौतियों को आप चाहें तो वैश्विक स्तर पे और भारतीय स्तर पे बांट सकते हैं, या तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पे देख सकते हैं, सामरिक स्तर पे चीज़ों को देख सकते हैं, है ना, और उसको विश्व और भारत के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं। दोनों तरीके हैं, या तो आप आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक का अलग बाइफर्केशन करिए, या तो भौगोलिक रूप से विभाजन करिए। तो भौगोलिक रूप से लिखना थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा, इसलिए हम लोग इकोनॉमिक सेक्टर वाइज देखते हैं कि क्या क्या चुनौतियां कोरोना वायरस से आपको दिखाई दी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सामाजिक स्तर पे बात करना चाहेंगे कि सामाजिक स्तर पर क्या चुनौतियां आपको दिखाई दी। राइट, और एक आपको एक औसत जो अभी तक जो रिजर्व क्या कहते हैं कि जो इन तमाम अनिश्चितताओं के बीच जो एक मोटे तौर पे जो आम सहमति बनी है वो ये है कि जो टेम्परेट रीजन है ना, जहाँ पर तापमान कम है, उन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत जो है कोरोना का जो फैलाव है वो ज़्यादा है ना। ये अभी मोटे तौर पर ही सहमति है, ये बहुत प्रमाणित अभी कोई रिसर्च ऐसा नहीं है। तो निश्चित रूप से सामाजिक स्तर पर अगर आप देखें तो निश्चित रूप से काफ़ी जन धन की हानि हुई है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका का नंबर 1 स्थान है, तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो। हाँ, आप ये जरूर बात कहेंगे कि जब जन धन की हानि की तुलना, चूंकि सेक्टर वाइज लिख रहे हैं तो विश्व और भारत दोनों को संदर्भ लेके चलेंगे कि अगर भारतीय संदर्भ में अगर देखेंगे तो अपेक्षाकृत अन्य राष्ट्रों की तुलना में जन धन की जो हानि है वो क्या हुई है, उसका प्रतिशत स्तर कम रहा है। राइट, तो निश्चित रूप से सामाजिक स्तर पर ये चुनौतियां आपको देखा गया कि जन धन की हानि हुई। दूसरी बात ये कि खास करके जो वंचित समूह हैं, वंचित समूहों में अधिक परेशानी हुई। खास करके भारतीय संदर्भ में जब आप चर्चा करेंगे तो भारत में आपने देखा कि जो समृद्धि और ऐश्वर्य के जो प्रतीक केंद्र रहे हैं, उन प्रतीक केंद्रों में आपने देखा कि मजदूर जो अपने सपने लेकर के गए थे और जब उनको लगा कि वहाँ पर कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होगी, लॉकडाउन किया जा रहा है, तो वो बेचारे, उनके लिए भुखमरी की समस्या आ गई और वे पैदल ही चल पड़े। कितने ट्रेन से कट गए, कितने, अब आप सोच सकते हैं कि 500-500 किलोमीटर, 600-600 किलोमीटर दूर से मजदूर चले जा रहे हैं। तो वो जो दारुण दृश्य था, निश्चित रूप से भारत के संदर्भ में वो ज़्यादा सही है
है ना, विकासशील राष्ट्रों में, तो निश्चित रूप से वो तस्वीर जो था, जो वंचित समूह था, जो दलित समूह था, वो निश्चित रूप से अधिक परेशान रहा। क्लियर है। इसके अतिरिक्त अलगाव दिखाया, आइसोलेशन दिखाया, अलगाव दिखाया। क्लियर है। तो ये अभी हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं, विकल्पों की बात हम निश्चित रूप से आगे करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिवीजन है, अभी हमने आपको देखा कि चुनौतियों को पहले देखेंगे और फिर उसको देखेंगे। तो सोशल स्तर पे आप देखेंगे कि ये सारी चुनौतियां हमको दिखाई नहीं। क्लियर है। अब आप कुछ आंकड़े भी लिख सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा हुई, कैसे हुई, लेकिन आंकड़े सिर्फ इसलिए दीजिए कि ऐसा ना है कि आप हर महामारी से जनधन की हानि होती है तो आप उसको जनधन की हानि लिख दिए। थोड़े से जब आप तथ्य देने लगते हैं तो थोड़ी आपकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है ना, प्रामाणिकता जो है वो बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि आप हवा में केवल विचार लिख रहे हैं, हालांकि निबंधों में तथ्यों की आवश्यकता उतनी ही है जितना कि आपकी बातें तार्किक रूप से अभिव्यक्त हो सके, है ना। और निश्चित रूप से जैसे आपने लिख दिया अमेरिका में हुआ, यूरोप में जो उत्तरी इटली का क्षेत्र था वो ज़्यादा प्रभावित हुआ। आंकड़े का लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट लिखे 4,94,332 लोग मर गए, इस तरह की बात भी ना करिएगा। आपको लगता है कि एग्जामिनर को आप घुमा देंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो समझा और सुलझा हुआ है कि आंकड़े कैसे लिख रहे हैं वो पता चल जाएगा। तो लफाजी की जरूरत नहीं है। सामाजिक स्तर पे आप लोग ये चुनौतियां देख रहे हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं आर्थिक स्तर पे। और निश्चित रूप से एक बात जरूर लिखिएगा कि यहाँ पर जो यूरोपीय समाज है, आप इस बात को लिखिएगा, जरूर इंटरकनेक्ट करिएगा कि जो विकसित समाज है, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित, विकासशील और अल्प विकसित, इनकी समाज की समस्याएं अलग अलग थीं, चुनौतियां अलग अलग थीं। राइट। ये नहीं है कि जो समस्या इटालियन समाज की थी वो आपको भारतीय समाज की दिखाई देगी या पाकिस्तानी समाज की दिखाई देगी। निश्चित रूप से विकसित राज्यों की जो समस्या थी वो ये थी कि वो अपने आप को सर्वाइव कैसे, बचाए कैसे, और विकासशील राष्ट्रों के साथ या जो कम अल्प विकसित लोग थे उनके साथ ये सबसे बड़ी समस्या थी कि वो अपनी आजीविका कैसे, अपने जिंदा कैसे रहें, ये भी देखना था उनको। राइट। तो ये सामाजिक स्तर पे कुछ आपको चुनौतियां दिखती हैं। आर्थिक स्तर पर चुनौतियों की बात करें, जाहिर सी बात है चुनौतियां ही चुनौतियां आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी बात आर्थिक स्तर पर चुनौती ये थी कि, कलर कहिए तो बदल देता हूं तो थोड़ा सा कलरफुल भी, बोल्ड भी हो जाएगा, विचार भी आपके हो जाएंगे। निश्चित रूप से जो आर्थिक विकास है वो ध्वस्त हो गया, आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई, गतिविधियां ठप हुई, और निश्चित रूप से आप ये कहेंगे कि आर्थिक रफ्तार कम हुई, या आर्थिक ढांचा ध्वस्त कर क्या कहा जाए, या आप ये कह सकते हैं कि आर्थिक प्रगति नकारात्मक रही। और आपको एक बात बताऊं, अभी हम लोग जब स्ट्रेटेजिक चर्चा करेंगे, राजनीतिक बात करेंगे, तो कई लोगों ने इस बात को डिस्क्राइब करना चाहा, इस बात के रूप में भी देखा कि ये जो टोटल जो कोरोना महामारी है वो कहीं न कहीं ट्रेड वार का परिणाम थी। यानी जो चाइना ग्रुप और अमेरिका ग्रुप में जो ट्रेड वार चल रहा था, चाइना ने कुछ ऐसा किया कि सारा का सारा ध्यान इधर से उधर हो जाए, है ना, लोग इस प्रबंधन पे रहें और वो उसको विकास के अवसर मिल जाए। तो यह भी एक थीसिस रही है। तो जो कोरोना जो क्राइसिस है, जो कोरोना संकट है, महामारी है, उसको ट्रेड वार के रूप में भी परिभाषित किया गया और एक अच्छा खासा वर्ग है। बस आपको देखने की जरूरत है कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं, एक अधिकारी होने जा रहे हैं, तो आप वो बातें नहीं लिख सकते हैं जो कि प्रामाणिक नहीं है ना। तो ये चीज प्रमाणित अभी नहीं हुआ है, जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाइयाँ आगे को होंगी, लेकिन जब तक प्रमाणित ना हो जाए तब तक आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। लेकिन माना जाता है कि यह भी एक ट्रेड वार है, और जाहिर सी बात है जब वैक्सीनेशन की बात आएगी तो वहाँ पे भी ट्रेड का जो फैक्टर है वो भी होगा। लेकिन हम लोग जो कॉन्सेंट्रेट हैं वो किस पे हैं, चुनौतियों पे हैं। तो आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो गई, आर्थिक प्रगति नकारात्मक हुई, तो निश्चित रूप से मंदी होगी, मांग कम हो जाएगी,
मांग कम हो जाएगी। ये तो विकसित राष्ट्रों के लिए बात बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। मंदी और मांग की बात होगी। विकासशील राष्ट्रों में या भारत के संदर्भ में देखेंगे तो सबसे पहली बात बेरोजगारी है, भूखमरी है। स्टारवेशन को आप पहले लिख सकते हैं, भूखमरी है ना। चूंकि सामाजिक स्तर पे हम लोगों ने स्वास्थ्य को नहीं लिखा तो आप इकोनॉमिक स्तर पे भी लिख सकते हैं, है ना। कई बार चीजें किसी भी सेगमेंट में डाली जा सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां कह सकते हैं। ये एक चुनौती आपको दिखाई दी इकोनॉमिक स्तर पे। क्लियर है। पूरे वर्ल्ड का विकास ग्रोथ रेट आप देखेंगे तो काफी कम है, नेगेटिव हो रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अब जब आप कोई आपदा प्रबंधन की स्थिति आ जाती है तो आपको अधिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है, और जब आपका विकास दर और माइनस में होता चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए उनका प्रबंधन करना एक और चुनौती हो जाएगी, राइट। तो निश्चित रूप से आर्थिक स्तर पर ये चुनौतियां हैं, और ये चुनौती इसलिए भी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है खास करके जब हम स्तरों में अंतर देखते हैं। ये याद रखिएगा, एक तरफ यूरोपीय समाज है, एक तरफ अफ्रीकी समाज है, एक तरफ एशियाई समाज है। दोनों लोगों की का स्तर अलग है, दोनों लोगों का लेवल अलग है। तो एक ही मॉडल, एक ही तरीका किसी भी राष्ट्र के लिए या समूचे उसके लिए क्या हो सकता है, सही नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है जब हम रणनीतियां बनाएंगे, जब विकल्पों की चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से वो जो विकल्प होंगे हम उसमें क्षेत्रीय विविधताएं भी देखेंगे, राइट। अब सवाल इस बात का है कि राजनीतिक स्तर पर क्या चुनौतियां आप देखते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे क्या देखते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं, राजनीतिक स्तर पर चर्चा करते हैं कि क्या रहा चुनौतियां पॉलिटिकल स्तर पे आपको देखें। एक बार फिर कलर को चेंज करेंगे। राजनीतिक स्तर पर क्या चुनौतियां दिखाई देती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आई राजनीतिक स्तर पर, आप ये कहेंगे कि वैश्विक स्तर पर ध्रुवीकरण हुआ। वैश्विक स्तर पर एक नया ध्रुवीकरण हुआ। बताइए, समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। न्यू पोलराइजेशन हुआ, नया ध्रुवीकरण हुआ। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे यह विचार हुआ कि एक विचार था, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग, अमेरिका जैसे लोग, व्यक्ति का नाम नहीं लेना है, ये एक बड़ा वर्ग था जो ये मानता था कि कोरोना वायरस वुहान की देन है और चीन की लेबोरेटरी में इसे बनाया गया है ना। ये बात भले प्रमाणित नहीं हो पा रही है कि ये मैन मेड वायरस है या नहीं, लेकिन एक बड़ा वर्ग मानता है, और जाहिर सी बात है इसका उद्देश्य चीन को दबाव में लाना है। जाहिर सी बात है चीन को सेंटर में रख करके उसके विरुद्ध जो एक विचार होगा वो पनपेगा, एक गुट पनपेगा इस पे, राइट। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां चीन से भागने के चक्कर में हैं और वहाँ जो उनका इन्वेस्टमेंट है अपना परसेंटेज बेच के जा रही हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि एक नए प्रकार का वैश्विक स्तर पर आप ध्रुवीकरण देखेंगे अगेंस्ट चाइना। चाइना को सेंटर्ड करके जाहिर सी बात है जो आपके सामरिक देखेंगे दक्षिणी चीन सागर या प्रशांत महासागर में जो चुनौतियां थीं पहले से ही थीं, निश्चित रूप से कोरोना ने उस विभाजन को या कोरोना ने उस प्रवृत्तियों को थोड़ा सा और भी बढ़ा दिया है या एक नया संदर्भ दे दिया है, राइट। दूसरी चुनौती ये है कि जाहिर सी बात है सरकारों पर दबाव है, सरकारों पर जन कल्याण का दबाव है। आप देखिए अमेरिका में सत्ता सरकार अंततः बदल गई, है ना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आक्रोश था कि जो रणनीति अपनाई जा रही है वो सही नहीं है। भारत में भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। जाहिर सी बात हम सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग परेशान हैं और एक बड़ा वर्ग परेशान है, तो जाहिर सी बात है वो भी सरकार की रणनीतियों को लेकर के सरकार पर प्रश्न चिन्ह बना रहा है। तो सरकारों पर एक दबाव तो दिखाई ही दे रहा है।
राइट। इस पूरी एपिडेमिक पे, पूरी महामारी को पे कैसे डील किया जाए, है ना। तो सरकारों पर जन कल्याण का दबाव है, और दूसरा ये है कि सामूहिकता का, सामूहिक रूप से आपदा का निस्तारण कैसे हो। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप देखेंगे इसके अतिरिक्त जो सामरिक परिप्रेक्ष्य है वो भी बदलेगा। राजनीति भू राजनीति से जब प्रभावित होगा तो उसे ही हम लोग सामरिक कहते हैं। तो ये चुनौतियां आप देख रहे हैं, क्लियर है। अब अगर आपसे कोई भी कहे चुनौतियों को आपको डिस्कस करना है, तो हमने देखे सामाजिक स्तर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संदर्भ निकाल दिए। अगर आप 20 शब्द लिखेंगे एक एक लाइन पे तो बहुत आराम से 160 शब्द हो जाएगा, है ना, या 200-250 शब्द हो जाएगा। यानी 200 शब्दों में चुनौतियों का संदर्भ आप लिख देंगे। और जाहिर सी बात है विस्तार में अगर 700 का निबंध लिखना है, 600 का लिखना है, तो विस्तार का सेगमेंट तो 450 शब्दों का होना ही होना चाहिए। तो ये आपका रहा चुनौतियों से संबंधी मामला। अब मेन बात ये है कि हम इससे कैसे निपटेंगे, या जो रणनीतियां चल रही हैं वो कौन कौन से स्तर पर चल रही हैं, कैसी रणनीतियां चल रही हैं, स्ट्रेटजीज की बात करेंगे हम। रणनीतियां देखिए, जब भी कोई आपदा आती है तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए। और जाहिर सी बात है सरकार के स्तर पे जो पहली रणनीति है, फर्स्ट स्ट्रेटजी का पॉइंट है, वो क्या है कि हम कैसे रिलीफ यानी राहत कार्य करें, रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत कार्य का संपादन करें। और आप देखें चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे भारत सरकारें हों, सभी लोगों ने राहत कार्य करने का प्रयास किया, है ना। आप देखें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप राहत कार्य अलग अलग था, है ना। तो उस रणनीति के अंतर को भी समझने की जरूरत है ना। और इस राहत कार्य में 2-3 चीज आपने ये देखा, खास करके जो स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जाए, हर जगह किया गया, टेस्टिंग सुविधा हो या इलाज की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया गया, राइट। इसके अतिरिक्त आपको बताऊं, ये तो सोशल लेवल की बात हो गई, सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग पे बात की गई, सोशल डिस्टेंसिंग की चर्चा की गई। और इसी का आप कह सकते हैं, उसको इकोनॉमिक में भी ले सकते हैं और इसके लिए सोशल में भी ले सकते हैं कि लॉकडाउन करने का भी प्रयास किया गया, है ना। तो निश्चित रूप से सोशल लेवल पे ये स्ट्रेटजी अपनाई गई और ये विकसित राष्ट्रों में भी थी, विकासशील राष्ट्रों में भी थी, भले ही इसका जो स्तर है, वो जो लेवल है, वो अलग अलग है। आइए आर्थिक लेवल पे, आर्थिक स्तर पर क्या रणनीतियां की गई। आर्थिक स्तर पे जब आपको आर्थिक स्तर की रणनीति को समझना है तो वास्तव में इसको आपको 2 भागों में ध्यान में रखने की जरूरत है। जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी हुई वो आर्थिक स्तर पर रणनीति 2 स्तरों पे हम देखते हैं। पहली चीज तो जो विकसित राष्ट्रों में या अन्य राष्ट्रों में किया, विकसित राष्ट्रों ने किया, 1-2 संदर्भ लेंगे और दूसरा भारत का एक अलग संदर्भ लेंगे, क्योंकि भारत की रणनीति की ये अजीबोगरीब मनः स्थिति है। हम सरकार के समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं, न सरकार के विरोध की बात कर रहे हैं, लेकिन उस विरोधाभास की बात जरूर करना चाहेंगे कि भारत की जो रणनीति है, भारत के अंदर जितनी क्रिटिसिज्म का शिकार है, खास करके सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, उतनी ही वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे तो उसके एक्सेप्टेंस की बात है। तो एक अधिकारी के स्तर पे
एक ऑफिसर्स के लेवल पे आप लोग क्या कहते हैं कि कैसे इसको डिस्कस करते हैं, वो देखने की ज़रूरत है। आपको बताऊं कि जो विकसित राष्ट्रों की जो रणनीति थी, एक तो रणनीति यूएसए की थी, काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही और आलोचना का भी। जो यूएसए की रणनीति थी, उसने क्या किया कि आर्थिक क्रियाकलाप, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं उनको जारी रहने दिया गया। कहा हम कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यह एक अवसर भी है, और अगर हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बंद कर देंगे तो अमेरिका की जो विकास दर है वो प्रभावित होगी, और इकोनॉमिक जब कमज़ोर होगी तो हम ना तो विश्व का नेतृत्व कर पाएंगे और ना ही अमेरिकी लोगों का कल्याण कर सकते हैं। राइट? चलिए आपको बताऊं, इसी के साथ साथ इसने क्या किया कि टेस्टिंग पे और सुविधाओं पर, टेस्टिंग और जो क्योर है, इलाज पर, परीक्षण और इलाज पर बल दिया। जाहिर सी बात है, अगर आज सबसे ज़्यादा जो डिमांड हुआ, सबसे ज़्यादा आलोचना का विषय हुआ यदि अमेरिकी रणनीति का, तो उसके पीछे यही कारण रहा है कि कहीं न कहीं अमेरिका में जो कैजुअलिटीज़ हैं वो ज़्यादा रहीं। राइट? इसके बाद आपको बताऊं, जो यूरोप की जो रणनीति थी, यूरोप की रणनीति पहली चीज तो राहत पैकेज की रही, और इस राहत पैकेज के द्वारा मांग बढ़ाने की कोशिश की गई। जाहिर सी बात है, पूंजीवादी तरीका है ना जी, डिमांड बढ़ा दीजिए की कोशिश की गई कि अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी। राहत पैकेज, डिमांड बढ़ाने की कोशिश की गई। कुछ इंटरेस्टिंग तरीके और भी अपनाए गए, विकल्प जो थे, आइए देखता हूं। इसमें से एक दक्षिण कोरियाई मॉडल का बड़ा नाम रहा, दक्षिण कोरियाई मॉडल। दक्षिण कोरियाई मॉडल क्या था? वो ये था कि ट्रैकिंग पर जोर दिया जाए, ट्रैकिंग, कि कौन से लोग वायरस के चपेट में हैं, ट्रैकिंग किया जाए और तुरंत उनको ट्रीटमेंट किया जाए। मोबाइल वैन के द्वारा ऐसा काम किया जाता था। बहुत सारी सोशल मीडिया पे भी आप स्टोरीज देख सकते हैं। क्लियर है? और कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जो यूरोप का जो कंटेंट था वो सिर्फ यही था कि इसमें जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन जो है वो क्या हो, वो बंद ना होने पाए, वो कॉन्टिन्यूअस रहे, इस पे इनका फोकस रहा। तो ये कुछ प्रमुख मॉडल रहे। और निश्चित रूप से आपको साउथ कोरिया का स्तर बताऊं, साउथ कोरिया में जो कोरोना है वो क्या हुआ, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सही काफ़ी उसको नियंत्रण कर लिया गया। अब आइए हम लोग भारत के मॉडल की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भारत का मॉडल बहुत सारी लोग कहते हैं ना कि विसंगतियों से रहा, लोग आलोचनाएं ज़्यादा की। आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय रणनीति क्या रही। और जो भारतीय रणनीति अपनाई गई, इसने भारतीय रणनीति रही यूरोपीय रणनीति से अलग रही, एक नया स्पेशल मॉडल दिया, और ये मॉडल कहलाती है बारवेल तकनीक पर। बारवेल तकनीक आप लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब यहाँ देना चाहूँगा, बारवेल तकनीक पर आधारित थी। राइट? और आपको बताएं, भारतीय जो विशेषज्ञ थे
भारतीय विशेषज्ञों का कहना था कि मांग बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कहे अगर आप डिमांड बढ़ाने का प्रयास करेंगे इस समय तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह से जिस तरह से जब उबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं तो आप क्या कहते हैं, ब्रेक दबा करके एक्सेलरेटर दबाने का प्रयास करिए तो गाड़ी सही दिशा में नहीं जाएगी बल्कि गलत दिशा में ही जाएगी। तो क्या करना है, बारबेल तकनीक ये कहती है कि आप उन स्थानों की पहचान करिए जहां पर आपको गंभीरतम क्षति हो रही है, और जहां गंभीरतम क्षति हो रही है उस क्षति को न्यूनतम कर लीजिए, और फिर धीरे 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 बिट बाय बिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रयास करिए। तो जो आपके लिए विकास की जो पोटेंशियल है, जो ऊर्जा है, वो बनी रहेगी और आने वाले दिनों में उसकी जो उत्पादकता होगी वो बहुत इफेक्टिव होगी, है ना। पूरा वर्ल्ड वाइड देखेगा कि भारत में ये पोटेंशियल है। तो फिलहाल जो बारबेल तकनीक थी, बारबेल तकनीक के अंतर्गत ये कहा गया कि उन क्षेत्रों की पहचान किया जाए, उन क्षेत्रों की पहचान हो जहां पर अधिकतम क्षति की आशंका है, अधिकतम क्षति की आशंका है। और फिर क्रमिक सुधारात्मक चरण हो, रिफॉर्मेटिव चरण हो। ये इंडियन थी। तो इसके तहत क्या किया गया, जाहिर सी बात है राहत पैकेज दिया गया। आप लोग उसका उल्लेख करिएगा, चाहे वो नगद देना हो, नगद दिया जाए या राशन के रूप में दिया जाए बीपीएल परिवारों को, या दवा के रूप में कहा जाए। कोई भी टेस्ट, कोई भी मेडिसिन जो होगी वो सब फ्री में दिया जाए, राहत पैकेज की तरफ दिया गया। इससे क्या होगा कि जो कैजुअलिटीज हैं वो कैजुअलिटीज हमारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और आपको बताऊं इसी समय यह भी कहा गया कि हमें धीरे धीरे क्या करने की जरूरत है, हमें जरूरत धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करने की जरूरत है। और आप जानते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं का जो विकास हुआ, आप देखें इसमें टेस्टिंग पे जोर दिया गया, टेस्टिंग पे जोर दिया गया। दवा पे एक टीमबद्ध रूप में काम किया गया, कोरोना वायरस टीमबद्ध रूप में काम किया गया। यानी आज की स्थिति में क्या था, टेस्टिंग पे जोर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया पेशेंट्स को, और ये कह दिया गया कि जो लोग स्वस्थ हैं या जो बालक या बुजुर्ग नहीं हैं वो घर में होम क्वारंटीन रहें, एक निश्चित दवाएं दिया जाए, उनकी ट्रैकिंग किया जाए, उन्हें शेड्यूल किया जाए, जिसको थोड़ी सी भी गंभीरता हो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए, है ना। कोविड हॉस्पिटल्स बनाए गए, कोविड टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए। सरकार के साथ साथ सरकार ने गैर सरकारी लोगों को भी इसमें शामिल किया। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया गया तो हम क्या हो जाएंगे, बारबेल टेक्निक्स में इनके माध्यम से हम अपनी क्षतियों को कम कर सकेंगे। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इसका जो डेथ रेट था काफ़ी कम था, 2-3% के आसपास आ गया। जब हमारी रिकवरी रेट बढ़ने लगी तो हमने बारबेल टेक्निक के फर्स्ट लेवल को प्राप्त कर लिया। अब दूसरा लेवल क्या था कि क्रमिक सुधार हम करेंगे। आप लोग, बहुत सारे लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि भारत में जब 100 लोग थे तब तो रोक दिया गया लॉकडाउन में को, आज लाखों लोग हैं तो सरकार जो है नहीं रोकती है। वास्तव में अगर आप देखेंगे सूक्ष्मता से तो उसके पीछे ये बारबेल टेक्निक ही थी कि तात्कालिक रूप से लॉकडाउन करके हम क्षतियों को रोक लें,
कुछ तैयारी कर लें उन क्षेत्रों में जहां पर हानियां कम हो सकती हैं, और फिर हम क्यूरेटिव स्टेप्स उठाएंगे ही उठाएंगे। और यही वजह है कि चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन पहले किया गया, और जब तैयारियां पूरी हो गईं, जब सरकार को लगा और लगातार निरंतर प्रचार प्रसार से लोगों के बीच जान जागरूकता आई, लोग कॉन्शियस हुए, तब सरकार को लगा कि अब वो समय आ गया है कि हम धीरे धीरे चीज़ों को क्या करें, बढ़ाने का प्रयास करें, आगे बढ़ाएं। अब जो भी रिफॉर्म किया गया, वो रिफॉर्म के पीछे क्या क्या ध्यान में था, आपको बताऊं क्या क्या किया गया, कुछ पॉइंट्स को जानने की ज़रूरत है। यानी इसके बाद जो तीसरा जो चरण हुआ, या जो नेक्स्ट स्टेप हुआ जो भारत में क्या किया गया, जब हम लोग फर्स्ट लेवल पे क्षतियों को कम कर लिए, तो सेकंड लेवल पे हमारा ये था कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया गया और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई गईं। अगर आप पिछले तिमाही की बात को करेंगे तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं वो सक्रिय हुई हैं। आंकड़े भी इसका समर्थन करते हैं। आप आंकड़ों से पुष्ट कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। और याद रखिएगा, खास करके जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग थे, इनको पैकेज दिया गया। याद रहे 20 लाख करोड़ के आसपास इनका पैकेज था। एक ही स्विच में इनके कर को दे दिया गया। इसके बाद जो ईएमआई को रोकने का प्रयास किया गया कि आप फिलहाल कुछ दिनों तक चाहें तो रोक ले सकते हैं, हॉलीडे कर सकते हैं, जिससे आप पे दबाव ना आए, बैंकिंग की वजह से दबाव ना आने पाए, है ना। ये सारे सुधार किए गए इस पे, ठीक है, राइट। अब हम लोग बात करें कि जो आगे के जो सुधार हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, वो क्या हैं, किस पे हैं। सप्लाई चेन को बनाने का प्रयास किया गया, सप्लाई चेन को बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है। और इसी के लिए एग्रीकल्चरल जो रिफॉर्म्स आए, कृषि संबंधी सुधार आए, बिचौलिए खत्म हुए, स्टॉक बंद करना, निजी कंपनियों को भी इस सप्लाई चेन व्यवस्था में जोड़ना, ये सारे कदम भारत सरकार के द्वारा किए गए, राइट। और आपको बात बताऊं, अगर आप चुनौतियों के संदर्भ में देखें तो एक चुनौती आपने सोशल स्तर पे जहां लिख रहे थे वो छोड़ दिए थे, वहां पे आप लोग ऐड करिएगा। यहाँ पे हमको रेमेडीज के रूप में याद आया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ आप इसी के संदर्भ में चुनौती भी लिख लीजिएगा। आर्थिक स्तर पे हुआ, सामाजिक स्तर पे आप जानते रहिएगा, यहाँ पे एक रणनीति हुई, उसको हम लिख दे रहे हैं, सामाजिक में ही ऐड करिएगा। चलिए मैं सामाजिक में यहाँ डील कर दे रहा हूँ, भारतीय रणनीति, राहत पैकेज हो गया, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो गया, ठीक है। चलिए यही लिख देता हूँ। अगर सोसाइटी स्तर पर आप देखें तो खास करके जो शिक्षा है, चलिए शिक्षा के जगह पे पहले हम लोग अभी इकॉनमी को डिस्कस कर लें, लास्ट में शिक्षा को लिख देते हैं। जैसे वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है उसे लाया गया, घर से वर्क फ्रॉम होम, एक नया कल्चर डेवलप हुआ। पहले वर्क फ्रॉम होम जो है वो कल्चर विलासिता का कल्चर माना जाता था। अब सारे कर्मचारियों से कहा गया कि आप वर्क फ्रॉम होम करने का प्रयास करिए, दायित्व का निर्धारण किया गया। तो ये इकोनॉमिक चीज़ों में ये रणनीतियाँ चल रही हैं। सोसाइटी के सेक्टर में एक जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखाई दिया वो एजुकेशन के क्षेत्र में दिखाई दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में पूरी शिक्षा व्यवस्था बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, विद्यालय बंद। तो जाहिर सी बात है उस सोशल स्तर पे भी जो चुनौतियों में विकल्प देखा गया वो क्या देखा गया, ई लर्निंग पर जोर दिया गया। हालांकि
ये एक अलग से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ही है, लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आप कोरोना से जनित चुनौतियों को आप समझ सकते हैं। ऐप के द्वारा प्राथमिक स्तर से लेकर के स्नातक स्तर तक इसका प्रयोग किया गया। और आपको बताऊं, बहुत सारे ऐप हैं, पोर्टल लाए गए कि लोगों को वहां पे सलूशन मिल सके। बेसिक एजुकेशन में बहुत सारी चीजें लाई गई, रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप, बहुत सारे लर्निंग ऐप्स बच्चों के लिए, मैथमेटिक्स के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, हर कोर्स को ई लर्निंग पे लाने का प्रयास किया गया। हालांकि अभी चूंकि डिजिटल डिवाइड है, इसलिए इस विकल्प का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं दिखाई दिया, या आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो प्रवर्तन की जो गति है वो थोड़ी बहुत आपको कम दिखाई देती है, राइट। तो ये भी एक कल्चर आपको दिखाई दिया। तो अब आपको ये पता चला कि सोशल और इस लेवल पे क्या अंतर, रणनीतिगत स्तर आपने यहाँ पे देखा कि क्या विकल्प हो सकते हैं। इन सारे विकल्पों की चर्चा हमने किया, पहले विश्व लेवल पे देखा और उसके बाद हम लोगों ने उस पे देखा, क्या कहते हैं, भारत के संदर्भ में विशेष रणनीति को देखा। अब आइए राजनीति के क्षेत्र में या सामरिक स्तर पे क्या दिख रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे सामरिक स्तर पे, रणनीतिगत या सामरिक स्तर पे जो परिवर्तन दिखते हैं, ठीक है, आपको बताऊं सामरिक स्तर पे भी परिवर्तन होंगे, जाहिर सी बात है, अभी तात्कालिक रूप से तो नहीं दिखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कोरोना के बाद या कोरोना से प्रभावित युग में जो वैश्विक समीकरण हैं वो बदलेंगे। आप जानते हैं कि वैश्विक समीकरणों को हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते हैं, बहुत ही फ्लोटिंग होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वैश्विक समीकरण परिवर्तित होंगे ही होंगे। और जो यूएनओ का सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, जो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है, उस सामूहिक सुरक्षा के आधार पर हम लोग कोरोना वायरस, ये यूएनओ का आदर्श है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आपको पता है कि इसकी एक वर्चुअल मीटिंग जो है ब्रिटेन के नेतृत्व में हुआ था, तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है जिस पे यूएनओ पे बात करते हैं कि हमें संपूर्ण राष्ट्र का, पूरे विश्व का कल्याण करना है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखता है। ये सब भाषा का यूज कर लेंगे तो बहुत आसान, बहुत अच्छा निबंध आपका हो जाएगा। तो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर सामरिक स्तर पे या रणनीतिक स्तर पे आप यहाँ पे एक चेंज देखते हैं, ठीक है। और आप देखें, इसके पहले जितनी भी वैश्विक स्तर पे जो मीटिंग्स होती थी, वो मीटिंग होती थी, पार्थिव होती थी, प्रत्यक्षता होती थी। आजकल की जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो किस पे होती है, वर्चुअल मीटिंग के आधार पर होती है, राइट। आभासी मीटिंग हो रही है। तो निश्चित रूप से ये जो चुनौतियां थी, उनके चुनौतियों के संदर्भ में ये सारे विकल्प हैं, राइट। और अब एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो पूरा विश्व है, वो पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक वैक्सीनेशन का प्रयास कर रहा है कि हम इससे लड़ने की साझी जो लड़ाई है हमारी, वो ये है कि वैक्सीन किया जाए। वैक्सीन और हर्ड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, ये भी एक एस्पेक्ट है। वैक्सीन का मतलब ये होता है कि आप उसे देंगे तो निश्चित समय तक उस शरीर में एंटीबॉडी प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप उस वायरस से प्रभावित नहीं होंगे, प्रभावित भी होंगे तो माइल्ड रूप से होंगे और कम से कम आपकी जीवन की क्षति तो नहीं ही होगी। कुछ आपको एग्जैक्ट सटीक आंकड़े बताने की जरूरत है, उल्लेख करने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले आपको बताया
स्पुतनिक रूस ने बनाया, हल्ला हुआ, टेस्टिंग चल रही है, फर्स्ट फेज में हो गई, सेकेंड फेज में टेस्ट है। स्पुतनिक V5 3-4 डोज देने हैं इसके। AJ26 COVS अमेरिका का है, सिंगल डोज है ये। रिसर्च इस पे भी चल रहा है। ब्रिटेन ने CHAD ऑक्सिन CO19 ब्रिटेन ने बनाया। भारत में वैक्सीनेशन में कोवैक्सीन, जाइकोविड, SARS-CoV-2 ये भारत वैक्सीन बना रहा है इतने पे। एक और भी बात बताऊं, एक रोचक और इंटरेस्टिंग बात आपके लिए बताऊं कि दुनिया में वैक्सीन कहीं भी खोज ली जाए, लेकिन जब उस वैक्सीन को बनाने की बात आएगी तो बिना इंडिया के सहयोग के बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इंडिया के पास वैक्सीन बनाने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है। भारतीय कंपनियों की साख भी बहुत अच्छी है, इसलिए कोई भी बनाएगा तो इनके वैक्सीन के बनाने का ठेका जरूर भारत को मिलेगा, इतना तो आप निश्चिंत रहिए। तो फिलहाल वैक्सीन पे काम चल रहा है, लेकिन याद रखिएगा वैक्सीन इलाज नहीं है कि आप वैक्सीन को इलाज हो जाएगा। वैक्सीन जो है वो आपके एक उपाय है। तो निश्चित रूप से जो कोरोना वायरस से बचने के लिए जो सामान्य उपाय हैं उसे आपको करते रहने होगा। फिलहाल इसी संदर्भ में आपको बता दूं कि जो इस समय दिया जाता है, उपचार दिया जाता है, उसमें स्पेशली जो रोल होता है वो होता है